अब मान लिया हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि एक इंटीग्रल दे दिया, मान लिया π/4 से π/3 tan³ x dx, और दूसरा इंटीग्रल दे दिया से π/4 से π/3 tan² x dx। ये ठीक है, इन दोनों के बीच में बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब जल्दी जल्दी एनालाइज करो, बताओ सोल्यूशन। ठीक है, तुम वीडियो पॉज करो 1 मिनट के लिए और सोचो अपने आप, मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या हो रहा है। नाउ π/4 से π/3 तक जाने में, ठीक है, π/4 से π/3 तक जाने में इंटीग्रेशन टूवर्ड्स राइट हो रहा है, पहला चीज़। ठीक है, तो टूवर्ड्स राइट होने का मतलब जिसका ग्राफ ऊपर होगा उसका एरिया भी ज़्यादा आएगा, एल्जेब्रिक एरिया भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, टेन का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा, एक से छोटा होगा एक से बड़ा होगा। π/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री 1 होता है। तो इस बात का मतलब क्या है कि π/4 से लेके π/3 तक इस इंटरवल में तो tan x का वैल्यू, टेन तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 से π/2 में तो लगातार उसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो π/4 पे तो वैल्यू उसका 1 हो गया, थोड़ा और आगे जाएंगे तो वैल्यू और ज़्यादा आएगा। तो मतलब tan x का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। अब अगर tan x का वैल्यू पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा कि जिस पे पावर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस वाले केस में tan³ x और tan² x में पावर किस पे ज़्यादा है, tan³ पे, मतलब 10 के क्यूब वाला पावर ज़्यादा है, तो ये वैल्यू ही बढ़ाएगा। बस डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट है इंटीग्रेशन का, tan³ x tan² से बड़ा है, तो tan³ का इंटीग्रल भी tan² से बड़ा होगा। तो यहाँ से फिर हमें करेक्ट क्या मिलेगा, π/4 से π/3 tan³x dx इज ग्रेटर देन π/4 से π/3 tan²x dx। ये ठीक है, ये सही है। एक क्वेश्चन और कर लिया से थर्ड पार्ट में मान लिया हमने लिखा π/3 से π/2 cos x raised to power 5 dx, और दूसरा लिखा π/3 से पाई से cos x raised to power 5 dx। ये ठीक है, इसको I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया। ठीक है, इस बार क्या हुआ, इस बार दोनों फंक्शन सेम है, दोनों ही cos x रेशियो 5 है। ठीक है, बस अंतर क्या है कि पहले वाले केस में तो इंटीग्रेशन हो रहा है π/3 से π/2, ये ठीक है, और दूसरे वाले केस में इंटीग्रेशन हो रहा है π/3 से पाई। तो अगर cos x का मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा वो। तो लेट मी मेक ए बेटर ग्राफ इफ पॉसिबल, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो मान लिया π/3 कहीं यहाँ पे, ये π/2 है और ये पाई है। ठीक है, तो पहले वाले केस में तो क्या होगा, π/3 से π/2 तक जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ हमेशा ऊपर ही है cos x का। तो उसका मतलब क्या है कि फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। फंक्शन का अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एरिया ही आएगा, या फिर जो एल्जेब्रिक एरिया आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, फंक्शन तो सेम ही है, दूसरे वाले केस में π/3 से हम पाई तक चले गए। तो इसको अगर मैं एरिया वाइज देखूं तो इसमें π/3 से लेके, सॉरी हाँ, π/3 से लेके π/2 तक तो वही एरिया आएगा जो पहले में आ रहा है, और π/2 के आगे जाने पे, मतलब π/2 के आगे जाने पे यहाँ से यहाँ तक ये तो ग्राफ नीचे चला गया। तो मतलब अब क्या हुआ कि अब नेगेटिव एरिया जुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस वाले केस में भी I1 और I2 में I1 तो एक प्योरली पॉजिटिव नंबर आएगा, मान लिया अल्फ़ा आ गया। I2 में क्या आएगा कि वो अल्फ़ा तो आएगा ही आएगा, प्लस उसमें एक नेगेटिव नंबर और जुड़ जाएगा क्योंकि हम आगे नेगेटिव साइड पे चले गए। अब इंटीग्रेशन का डायरेक्शन तो दोनों तरफ टुवर्ड्स राइट ही है, तो फिर दोबारा इसमें I1 और I2 में I1 बड़ा हो जाएगा, I1 विल बी ग्रेटर देन I2। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
ठीक है, तो दिस वाज आवर फोर्थ पॉइंट, सम एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एरिया कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट सेज टू अप्लाई के मान लिया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, मान लिया एफ का इंटीग्रल जी एक्स है जो हमने सबसे पहले लिखा था, ए टू बी इज इक्वल्स टू जी बी माइनस जी ए। ये ठीक है, ये लिखने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो एफ एक्स है, टू अप्लाई दिस, ये ठीक है, वी शुड मेक श्योर दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी। ये ठीक है, ये वाली चीज़ डायरेक्टली लगाने से पहले हम क्या ज़रूर देखेंगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मतलब गड़बड़ है, फिर ऐसे नहीं लिख सकते। फिर कैसे लिखेंगे वो अभी आगे बताया जाएगा, बट ऐसे नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, आंसर गलत आ सकता है उससे। ठीक है, अच्छा किसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, एफ एक्स की या जी एक्स की? तो हमने तो इसमें क्या लिखा है, एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। बेसिकली एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो जी एक्स आएगा, तो अगर हमने जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो वापस एफ एक्स आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स का डेरिवेटिव है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि जो जी एक्स का डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो अगर जी एक्स का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है तो जी एक्स तो अपने आप कॉन्टिन्यूस हो गया, उसमें तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अगर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है तो डेरिवेटिव तो जब ही आया होगा ना जब पहले फंक्शन आया होगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तभी तो उसके डेरिवेटिव की बात उठेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट अगर मैंने ये बोला ना कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो उसी के बोलने से काम चल जाएगा, क्योंकि जी एक्स तो वैसे भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, पहला चीज़ एक तो ये ध्यान में रखोगे। दूसरा,